अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। पाक ईरान कशीदगी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास 2:45 बजे होगा। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। पाक ईरान सरहदी कशीदगी की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद बलोच दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंतहाई बारीकी से मुहतात और नपातुला हमला किया। ईरान के सूबे सिस्तान में पाकिस्तानी ऑपरेशन मर्ग बर समचार के तहत पाकिस्तानी निजात दहशतगर्द तंजीम के ठिकाने को निशाना बनाया गया। दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद पर मबनी कई डोजियर्स ईरान के साथ शेयर किए। पाकिस्तान के इज़हार तशवीश के बावजूद समचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान ने ईरान में बलोच दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंतहाई नपातुला और मोहतात हमला किया ताकि दहशतगर्दों के अलावा किसी किस्म के जानी और माली नुकसान से बचा जाए। ईरान के सूबे सीस्तान बलोचिस्तान में ऑपरेशन मर्ग दहशतगर्द तंजीम सरमचार के ठिकाने को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आज सुबह होने वाली कार्रवाई पाकिस्तान ने काबिल भरोसा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर की। पाकिस्तान ने ईरान के साथ सरमचार दहशतगर्दों के खिलाफ डोजियर शेयर किया। उसके बावजूद ईरान ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तर्जुमान का कहना था कि आज की कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से कौमी सलामती को तमाम खतरात से महफूज रखने के अज़म का इजहार है। आज का इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत का इजहार है। This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. कहा गया कि पाकिस्तानी निजात दहशतगर्दों के ईरानी सरजमीन पर महफूज ठिकाने मौजूद हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद पर मबनी कई डोजियर्स ईरान के साथ शेयर किए। पाकिस्तान के इजहार तशवीश के बावजूद सरमचारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान का कामयाब ऑपरेशन मर्ग बर समचार। पाकिस्तान ने 18 जनवरी की सुबह ईरान के अंदर दहशतगर्द ठिकानों पर मौसर हमले किए। ISPR ने कार्रवाई की तफसीलात जारी कर दी। हमलों में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ISPR ने हलाक दहशतगर्दों के नाम भी जारी कर दिए। मजीद कहा कि किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाक फौज की कामयाब कार्रवाई ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार, ईरान में दहशत गर्दों के ठिकाने निशाना। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी दहशत गर्द तंजीमों के जेर इस्तेमाल ठिकानों को इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में कामयाबी से निशाना बनाया गया। 18 जनवरी की सुबह किए गए हमलों में ड्रोन्स, रॉकेटों और स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया। ISPR के मुताबिक हमलों में बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई। हमलों में हलाक होने वालों में दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR का कहना था पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हमसाया बरादर मुमालिक बातचीत और समझदारी से मसाइल हल कर सकते हैं। ईरान के वार पर पाकिस्तान का जवाबी वार। तज्ज़ियाकारों ने मौसर कार्रवाई पाक फोर्सेस की पेशा वराना काबिलियत का सबूत करार दिया। ईरानी जारहियत पर पाकिस्तान का मुनासिब जवाब। हमले में ड्रोन्स, रॉकेटों, बारूदी सुरंगों और स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया। बोल से गुफ्तगू में तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान के एक्शन को सराहा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, ईरान ने सोचे समझे बगैर कार्रवाई की, जिसका जवाब जरूरी था। पाकिस्तान हमेशा यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक चलता है, सॉवरेनिटी का ख्याल भी करता है, लेकिन जब आपकी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न और सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो फिर पाकिस्तान को ऑपरेट करना पड़ता है। डॉक्टर हुमा बकाई कहती हैं, पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। ईरान ने हमले पर वजाहत न दी, जिस पर कार्रवाई की गई। पाकिस्तान ने एक्चुअली जवाब बहुत तेजी के साथ एस्केलेट किया है। कल ईरान ने ये एडवेंचरिज्म, अनप्रोवोक्ड एडवेंचरिज्म किया और उसके बाद पाकिस्तान ने पहले डिप्लोमेटिक स्टंट पर एक सख्त जवाब दिया हमारे। और देखिए, आप ये इसलिए भी मैं अनप्रोवोक्ड कह रही हूँ कि हमारा तो डेलीगेशन उस वक्त चाबहार में थे, हमारे गवर्नर वहाँ मौजूद थे,
तमाम तज्जियाकारों ने जोर दिया कि कशीदगी बढ़ाना किसी के भी मफाद में नहीं, इख्तिलाफात को बातचीत से हल किया जाए। हमें सूरत हाल बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं, ईरान के साथ राब्ते जारी रखेंगे, किसी मुल्क की सालसी की पेशकश की इत्तला नहीं। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने गैर मुल्की दौरा मुख्तसर कर दिया है, वो मुल्क वापस आ रहे हैं। In Sistan-o-Baluchistan province of Iran, a number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Margbar Sarmachar. In our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani-origin terrorists calling themselves Sarmachars on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan also shared multiple dossiers with concrete evidence of the presence and activities of those terrorists. However, because of lack of action on our serious concerns, these so-called Sarmachars continue to operate against Pakistan with impunity. This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. ईरान और पाकिस्तान में दो तरफा हमलों के तबादले। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए चीन से सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन और माहिर आलमी अमूर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने चीन से सालसी का किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर बीजिंग को मामले में शामिल करे और दोनों ममालिक बातचीत शुरू करें। ईरान ने किया पाकिस्तान की सरजमीन पर, उन्होंने कहा कि जैशुल अदल के अड्डे ख़त्म किए, हमने किया BLA के अड्डे ख़त्म किए। तो ये तो तस्लीम हो गया ना कि दोनों सरजमीन में कुछ ऐसे अनासर बैठे हैं जो दहशत गर्द हैं और जो दोनों की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो ये मसले का हल हमें चाहिए कि जड़ से इसको उखाड़ दें। मैं तो समझता हूँ कि हमारे लीडर्स को फ़ौरन बीजिंग कॉल करना चाहिए कि आप हमारे दोस्त हैं, उनके भी दोस्त हैं, और आप पुल का किरदार अदा करें ताकि ये मसला ठंडा हो जाए। इस मसले को बिगाड़ने से ना हमारे मफाद में है, ना इलाकाई मफाद में है, ना ईरान के मफाद में है। तो मसला सुधारने के लिए चीन का एक कलीदी किरदार हो सकता है, पुल का किरदार अदा करें और मसला आयत करें जैसे ईरान और सऊदी अरेबिया में उन्होंने 40 साल के बाद सुलह करा दी। ईरान के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सदर मुमलिकत चेयरमैन सेनेट और सियासी रहनुमाओं की मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा कि दुश्मन कुव्वतों को सबक सीख लेना चाहिए। ईरानी जारहियत पर सियासी क़यादत और हुकूमत एक पेज पर, मौसर रद्द अमल पर मुसल्लह अफवाज की पजीराई की। सदर आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। सदर मुमलिकत ने ईरानी शहरियों के बजाय दहशतगर्दों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की तारीफ की। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने ऑपरेशन मर्गबर सरमचार को कामयाबी से अंजाम देने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान एक अमन पसंद कौम है, लेकिन इस अज़्म को कमजोरी की अलामत ना समझा जाए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कार्रवाई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम है। दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। शीरी रहमान कहती है, जवाब देना जरूरी था। ईरान ने हमला करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। पाक ईरान ताल्लुकात में बिगाड़, बेहतरी के लिए चीन मैदान में आ गया। दोनों ममालिक को सालसी की पेशकश कर दी। जोर दिया कि इख्तलाफात बातचीत से हल किए जाएं। तेहरान और इस्लामाबाद में बढ़ती कशीदगी खत्म कराने के लिए चीन सरगर्म। कराची में चीनी कौंसल जनरल बीजिंग का मौक़िफ़ सामने ले आए। जनरल यांग युडोंग ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सालसी के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए कहा, इख्तिलाफात का हल बातचीत से निकाला जाए। मामलात पुरअमन तरीके से हल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल से काम लें, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक आगे बढ़ें। यांग युडोंग ने कहा, पाकिस्तान देरीना दोस्त है। चीन ईरान ताल्लुकात भी मिसाली हैं। दो दोस्तों में कशीदगी के मुतहम्मिल
نہیں ہو سکتے. چین پاک ایران اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اور ایران کا کردستان پر حملہ. ایران کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی پر عراق نے تہران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے. ایرانی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا. عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حملہ کرنے کے جرم میں ایران کے خلاف تمام قانونی اور سفارتی اقدامات کا حق محفوظ رکھتے ہیں. کردستان حملہ. عراق نے تہران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا. ایرانی ناظم الامور کی طلبی. کردستان میں ایران کے حملے کے بعد عراق کی حکومت نے بھی احتجاجاً تہران سے سفیر واپس بلا لیا. عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی نے کہا شمالی عراق میں ایران کا حملہ عراق کے خلاف واضح جارحیت ہے جس سے صورتحال خطرناک شکل اختیار کر گئی ہے. حملہ کرنے کے جرم میں ایران کے خلاف تمام قانونی اور صفاتی اقدامات کے حق محفوظ رکھتے ہیں. عراقی حکومت نے تہران سے سفیر کو واپس بلانے کے ساتھ ساتھ بغداد میں ایران کے ناظم الامور کو بھی طلب کر کے احتجاج کیا. دوسری جانب ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے منگل کو شمالی عراق کے نیم خود مختار علاقے کردستان میں اسرائیلی جاسوسوں کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا. اس کے ساتھ انہوں نے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر بھی حملہ کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا ہے کہ انہیں بار بار گرفتار نہ کیا جاتا تو آج پاکستان بلند مقام پر ہوتا. ہمارا ملک ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا. حافظ آباد میں جلسے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا. انہیں ملک سے باہر جانا پڑا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا. نواز شریف نے کہا کہ اگر عوام کے نمائندے کو یوں نہ نکالا جاتا تو آج سب کے پاس روزگار ہوتا. ان کا مشن آج بھی ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. اگر نواز شریف کو بار بار گرفتار نہ کیا جاتا, نواز شریف کو جعلی مقدمات میں الجھایا نہ جاتا, وزارت عظمیٰ سے فارغ نہ کیا جاتا, آج پاکستان جو مقام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں اونچا ہوتا. پاکستان ترقی کے عروج پہ ہوتا اور واقعتاً ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا پاکستان. جب نواز شریف کو نکال دیا گیا وزارت عظمیٰ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, لہذا وزیر اعظم کی چھٹی, میں ملک سے باہر تھا لیکن ہر گھڑی ہر منٹ آپ کو یاد رکھا میں نے. اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا, کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس باعزت روزگار نہ ہوتا. میرا مشن پاکستان کو اپنے پاؤں اور اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن کو پورا کریں گے. جو آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بم اور ڈنڈے دے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں. ہم 28 مئی والے لوگ ہیں, 9 مئی والے نہیں. ایسا کہنا تھا رہنما نون لیگ مریم نواز کا. حافظ آباد میں جلسے سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم مہنگائی کم کرنے والے لوگ ہیں, عوام کو موجودہ مشکلات سے نکالیں گے. مریم نواز نے کہا کہ ان کی جماعت لوگوں کو 200 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کرے گی. شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بم دیتا ہے, جو شخص آپ کے ہاتھ میں ڈنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد اور آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. ہم 28 مئی والے لوگ ہیں, ہم 9 مئی والے لوگ نہیں ہیں. 28 مئی والے 2 روپے کی روٹی اور آپ کی مہنگائی کم کرنے والے لوگ ہیں. 9 مئی والے 4 سال رہے اور مہنگائی کا طوفان لانے والے لوگ ہیں. کہ آج کل نواز شریف صاحب کا زیادہ تر وقت صرف اس بات پر غور و فکر کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے مہنگائی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. اور ہمارا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے, انشاءاللہ تعالیٰ ہر گھر میں بجلی ہوگی, ہر گھر میں گیس ہوگی, بجلی کے بل بھی کم ہوں گے انشاءاللہ. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ 200 یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں. پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے جتوانا ہے. مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے. بلاول بھٹو کا نوشہر و فیروز میں خطاب. انہوں نے کہا 10 نکالتی ایجنڈے سے غربت بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے, سیلاب متاثرین کو گھر دیں گے. ہاری کارڈ کے ذریعے کسانوں اور مزدور کارڈ کے ذریعے غریبوں کی مدد کا اعلان بھی کیا. بلاول نے ایک مرتبہ پھر سے 300 یونٹ مفت بجلی دینے کا وعدہ دہرایا. میں الیکشن ہو رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے جتوانا ہے, بھاری اکثریت سے جتوانا ہے. مقابلہ
तीर और शेर के दरमियान मुकाबला हो रहा है। मेरा आपसे वादा है कि आप मुझे अपना वजीर आजम बनाएं और मैं इस तमाम जो 10 निकाती एजेंडा है इस पे अमल दरामद करूंगा, गुर्बत का खात्मा करूंगा, बेरोजगारी का खात्मा करूंगा और इस महंगाई का भी हम मिलके मुकाबला करेंगे। उसके लिए हमारा खास प्लान्स है कि ये मेरा आपसे वादा है कि आपको घर बना के दूंगा। इस बार इंशाअल्लाह ताला बेनजीर हारी कार्ड देंगे, मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, बेनजीर मजदूर कार्ड, और हम अपने मजदूरों को मेहनत का सिला दिलवाएंगे। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू होगा इंशाअल्लाह ताला। तीर और शेर ने जाली मुकाबले का माहौल बनाया हुआ है। ये शेर नहीं बिल्ली है। 8 फरवरी जालिम और जाबरों के लिए सियासी मौत का पैगाम है। अमीर जमात इस्लामी का डेरा अल-यार में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कि सरदारों और जागीरदारों ने मुल्क का पैसा लूटा, आवाम को तरक्याती अमल से महरूम रखा। बलूचिस्तान में क़यादत का फुकदान है। जमात इस्लामी सूबे के हकूक़ की जंग लड़ेगी। बलूचिस्तान में 65% जो बजट और पैसा है वो करप्शन के नजर हो जाती है। करप्शन है, करप्शन तुम्हारा दुश्मन है। आज बलोच अवाम अपने हक से महरूम है। न इनको अदालतों में इंसाफ मिलता है, न इनके बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है, न इनके नौजवानों को रोजगार मिलता है। अगर आप चाहते हैं यहाँ कारखाने बन जाए और बलूचिस्तान के गरीब लोग कारखानों में काम करें, फिर जमात इस्लामी पर एतमाद करें, जमात इस्लामी का साथ दे। और पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा है कि आज रात 9 बजे से पहले उम्मीदवारों की फहरिस्त अपलोड हो जाएगी। हफ्ते वाले दिन से तमाम वर्कर्स के पास जाएंगे और भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आवाम से वोट मांगेंगे, चाहे जो भी सख्ती आए बर्दाश्त करेंगे। शेर अफजल मरवत अपनी मर्जी से नहीं, इजाज़त लेकर दौरे करते हैं। हमारा मैक्सिमम जो टिकट बाकी थी वो 10 से 15 टिकटें थी, जिसमें कुछ ऐसी थी जो वकला की थी, वो इंशाल्लाह ताला बाकी वो हमने पिन रखा हुआ, वो हमारा सारा फाइनल हो गया। इंशाल्लाह आज 9 बजे से पहले अपलोड हो जाएगा। कल इंशाल्लाह ताला सारे जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको निशानात के साथ इंशाल्लाह लिस्ट फाइनल हो जाएगी और हफ्ते वाले दिन से ऑनवर्ड पीटीआई का फुल फ्लेज कैंपेन शुरू होगा। मर्जी के साथ नहीं जाते, पूरी पार्टी के तंजीम के साथ जाते हैं, इजाज़त के साथ जाते हैं। हमारी जो वहाँ तंजीमें वो जो है ना उसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम करती है। वो लोग इख्तिलाफात को हवा देने के लिए ऐसे करते हैं। पेशावर के हल्का NA-29 पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार मुंतखब हुए। हल्के की 9,17,000 से ज़ायद आबादी आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हल्के में क्या मसाइल हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से नवाब शेर। कहीं पर गैस का मसला तो कहीं बिजली की लोड शेडिंग, पीने का साफ पानी ना खवातीन के लिए दर्जगाहें। बात हो रही है पेशावर के दूसरे बड़े हल्के NA-29 की, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार मुंतखब हुए, लेकिन अवामी मसाइल वहीं के वहीं हैं। आज भी 9,17,000 से ज्यादा आबादी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। 5-5, 6-6 घंटे जो है वो बिजली गायब हो जाती है, फिर पता नहीं चलता। जब आती है तो उसके बावजूद भी वही उनकी अपनी रूटीन होती है, 1 घंटे बाद जो है वो लोड शेडिंग करते हैं। जब इलेक्शन के वक्त नज़दीक होता है तो ये काम थोड़े बहुत हो जाते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है फिर सारे काम ठप हो जाते हैं, एक काम भी नहीं होता। हल्के में खवातीन के लिए दर्जगाहें न होने की वजह से यहाँ खवातीन में शरह ख्वानदगी न होने के बराबर है, जबकि रोड भी टूट फूट का शिकार हैं। जो इधर हमारे सबसे बुनियादी मसला है बिजली का और गैस का। लकड़ी भी आजकल बहुत ज़्यादा महंगी है, 1500 रुपये तकरीबन कुछ मन मिल रही है। हम नहीं ले सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, लिहाजा हमारे लिए कुछ किया जाए। ये जो सड़क का जो मसला है, एक जो सामने आप देख रहे हैं, और एक जो बुद्धू समरबाग शिंदीवाल गढ़ीवाल है, वो भी एक मसला है। यहाँ दरख्वास्त है सब जो हुक्मरान है, सबसे दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह इस पर गौर और फिक्र करें। शहरियों का कहना है कि इलेक्शन से पहले इलाके में कुछ तरक्याती काम होते हैं, इसके बाद कोई नजर नहीं आता। पहले हमारे मसाइल हल करें, फिर वोट देंगे। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज पेशावर। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन 2024 के सिलसिले में 7 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी है। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला समेत चारों सूबे के चीफ सेक्रेटरीज कमेटी के मेंबर होंगे।
कमेटी इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेगी। कमेटी आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद की निगरानी भी करेगी। मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 17,816 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। सियासी जमातों की 6,031 जबकि 11,785 आज़ाद उम्मीदवार हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 882 खवातीन और 4 ख्वाजा सिरा भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कौमी असम्बली के 266 हल्के 5,121 उम्मीदवार मैदान में। नशिस्तों की दौड़ में 4,807 मर्द, 312 खवातीन, 2 ख्वाजा सरा भी शामिल। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर सियासी जमातों के 1,873 उम्मीदवार हैं। 3,248 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ेंगे। जारी डेटा के मुताबिक चारों सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 12,695 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 6,710 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 2,878 उम्मीदवार दौड़ में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 1,834 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलूचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 1,273 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खवातीन का असम्बलियों में किस्मत आजमाई का मौका। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आम इंतखाबात में कई खवातीन जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खवातीन का असम्बलियों में किस्मत आजमाई का मौका। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों पर कई खवातीन को किस्मत आजमाई का मौका दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आम इंतखाबात में कई खवातीन जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से NA 29 और NA 31 से सूबिया शाहिद और NA खैबर 24 से फराह खान उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से NA 44 सद्दा से शाजिया, NA 48 कर्क से महर सुल्ताना और NA 39 बन्नू से फरजाना शीरीन शामिल हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी ने NA 1 चित्राल से खतीजा बीबी को मैदान में उतारा है। PTI पार्लियामेंटेरियन की NA 35 कोहाट से डॉक्टर आसिया असद, NA 31 पेशावर से शाजिया बीबी उम्मीदवार हैं। कौमी वतन पार्टी की डॉक्टर फाजा रशीद NA 18 से उम्मीदवार हैं, जबकि NA 30 से शानदाना गुलजार आजाद उम्मीदवार हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में अवामी मकामात पर बिलबोर्ड्स और होर्डिंग से सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस नदीम अख्तर ने साइन बोर्ड से मुतालिक केस की समाअत के दौरान कहा कि होर्डिंग्स और फ्लाई ओवर से तमाम सियासी इश्तिहारात हटाए जाएं। बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स किसी उम्मीदवार के हों तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कार्रवाई करके 31 जनवरी को रिपोर्ट पेश की जाए। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, अवामी मकामात पर बिल बोर्ड्स और होर्डिंग से सियासी बैनर्स हटाए जाएं। जस्टिस नदीम अख्तर ने गैर कानूनी साइन बोर्ड से मुताल्लिक केस की समाअत की। अदालत ने कहा बिल बोर्ड्स और होर्डिंग किसी इंतखाबी उम्मीदवार के हों तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर पुलिस हुक्काम भी मिले हुए हों तो इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने कहा हम शहर में आने वालों को क्या बताना चाहते हैं कि ये महज़िब लोगों का शहर है या जंगल। कंटोनमेंट के वकील ने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन कुछ रुकावटें आ रही हैं। अदालत ने हुक्काम को कार्रवाई करके 31 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजाती नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तें वापस कर दी हैं। दरख्वास्त गुजार ने मुकर्ररा वक्त के बाद दरख्वास्तें दायर की। दरख्वास्तें ताख़ीर से दायर होने पर अदालत ने वापस की। और डिवोर्स में निगरान वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मौके पर अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि पाक सऊदिया करीबी बरादराना ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल है। ये करीबी ताल्लुकात खित्ते में इस्तेहकाम की वजह भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खादिमुल हरमैन शरीफैन को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। और कराची में पाक बहरिया के तहत सी गार्ड मशकों की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक 10 रोज़ा मशकों में इंसदाद बहरी कज़ाफ़ी और समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू जैसी मशकें मुनाकिद की गई। सी गार्ड की कामयाब इनेकाद पर वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद दी और उनके ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। और आपको खबर दें, कराची में डाकू ने एक और घर उजाड़ दिया। मुल्ज़िमान की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाला मोहम्मद अयान अस्पताल में दम तोड़ गया। शहर में रवा माह स्ट्रीट क्रिमिनल्स 8 अफराद की जान ले चुके हैं। मज़ीद तफसीलात खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में देखिए।
कराची की सड़कों पर मासूम शहरियों का बेरहमाना कत्ल। डाकुओं ने एक और मां की ममता और बाप का सहारा छीन लिया। कराची के इलाके कोरंगी में गुज़िश्ता शाम डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला 16 साला मोहम्मद आयान दौरान इलाज चल बसा। मकतूल की नमाज़ी जनाजा मकामी मस्जिद में अदा की गई। अहले खाना का कहना है कि वारदात के वक्त आयान क्रिकेट खेल रहा था। मुलजिमान ने उसके मामू से मोबाइल छीना और फायर किया। गोली लगने से आयान जख्मी हो गया। लोग साथ ही खेल रहे थे, वो मेरे बराबर में से जाके उन्होंने गाड़ी लगा के उन्होंने फोन ले लिया। तो जाते वक्त उनकी मैगजीन गिर गई तो उन्होंने फायर मार दिया था पीछे, बल्कि हमने कुछ करा भी नहीं था, मैं पीछे ही खड़ा हुआ था, मेरे पास से ही गए थे। जाते में उनका मैगजीन गिरा है तो उन्होंने बैक फायर मारा है, घबराहट में करा है, जो भी करा है, तो ज़मीन पे लग के मेरे भांजे की गोली लगी है। पूरी कोशिश करी, हॉस्पिटल लेके गए, सारी वो कर ली, लेकिन वो बस जान चली गई। आयान था तो बच्चा, लेकिन बेरोजगार बाप के लिए सहारा था। मैट्रिक का तालिबे इल्म और शाम के औकात में कारखाने पर काम करता था। आयान की मौत पर हर आंख अश्कबार है। मकतूल आयान 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। बढ़ती हुई वारदातों पर अहले इलाका का मुतालबा है कि मुलजिमान के खिलाफ सख्त हिकमत अमली इख्तियार की जाए। तो उधर लाहौर के इलाके डिफेंस बी में नौजवान की खुदकुशी। 20 साला नौजवान ने प्लाजे के 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी। ज़मीन पर गिरते ही दम तोड़ गया। मुतवफ़ी की शनाख्त सैयद मूसा के नाम से हुई है। फ्लैट में 20 के करीब लड़के लड़कियां पार्टी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक नौजवान ने मुमकिना तौर पर नशे की हालत में छलांग लगाई। सैयद मूसा का ताल्लुक इस्लामाबाद से था, जो डिफेंस में निजी यूनिवर्सिटी में BSc का तालिबे इल्म था। TTP ने दहशतगर्दों के अहले खाना को लावारिस छोड़ दिया। एक दहशतगर्द की बेवा का कहना है कि वो अब दर दर पर भीख मांगने पर मजबूर है। शोहर को बहुत समझाती थी कि दहशतगर्दों के साथ काम ना करो। बेवा का कहना था कि उसकी 2 बच्चियां हैं, लेकिन TTP उन्हें इमदाद देती है जिनकी औलादें नरीना हो। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान $3 अरब से ज़ायद सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। ये मुआहदा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात मुस्तहकम करने का सबब बनेगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात में $3 अरब से ज़ायद सरमायाकारी का मुआहदा तय पा गया। मुत्तहिदा अरब इमारात रेलवे, इक्तिसादी जोन और इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन के अलावा फ्रीट कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और फ्री टर्मिनल्स का क़याम शामिल है। पाकिस्तान रेलवेज और पोर्ट कासिम अथॉरिटी जबकि दुबई की तरफ से DP वर्ल्ड काम करेंगे। मंसूबों की तकमील से कराची में ट्रैफिक में बेहतरी और लॉजिस्टिक अखराजात में कमी होगी। DP वर्ल्ड पाकिस्तान में इक्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ाने के साथ इक्तिसादी जोन को भी तरक्की देगा। सुई सदरन के लिए RLNG की कीमत में $1.20 की कमी। नई कीमत $14.24 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में $1.12 फी MMBTU की कमी। सुई नॉर्दर्न के लिए नई कीमत $3.68 फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। और इसराइल के गज़ा के मुहासरे और हमलों का 104वां रोज़ है। 24,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद जबकि 61,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। गज़ा के इलाकों खान यूनिस, जनूबी पट्टी, वस्ती और शुमाली हिस्सों में इजरायली फ़ज़ाइया बहरी ने हमले किए हैं। गजा के इलाकों खान यूनिस, जनूबी पट्टी, वस्ती और शुमाली हिस्सों में इजरायली फजाइया बहरिया ने हमले किए हैं। गजा में फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने इजरायली फ़ौज की तरफ से मुसल्लत की गई जंग और नकल मकानी की वजह से ज़्यादा भीड़ और कम सतह की हिफ़्ज़ान सेहत के नतीजे में हेपेटाइटिस A के फैलाव से खबरदार किया है। अमरीकी अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर लगाई है कि गजा की तामीर नौ के लिए $15 बिलियन खतीर रकम की ज़रूरत होगी। फ़लस्तीनी सरमायाकारी फंड्स के मुताबिक गजा में तबाही की सतह इतनी ज्यादा है कि उसके लिए नाकाबिले यकीन रकम की जरूरत पड़ेगी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों की रिहाई की डील को मुस्तरद कर दिया है। TRT अफ्रीका की रिपोर्ट के मुताबिक मामले पर दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए तजवीज़ को नेतन्याहू ने रद्द कर दिया है। यमन के हौसी ग्रुप के बहिरा अहमर में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने हौसी ग्रुप को दोबारा दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। अमेरिका ने यमन के हौसी ग्रुप को दोबारा आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि हौसी ग्रुप को खुसूसी आलमी दहशतगर्द करार दे रहे हैं। ये इकदाम बहिरा अहमर में मुसलसल हमलों और खतरात पर किया गया है। इस इकदाम का मकसद हौसी ग्रुप को हथियारों और माली इमदाद की फराहमी से भी रोकना है। हौसी ग्रुप बहिरा अहमर, खलीज अदन में हमले रोक
दे तो फैसले को बदला जा सकता है। हौसी ग्रुप ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि अमरीकी इकदाम के बावजूद इसराइल जाने वाले जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। अमरीका का हमें दहशतगर्द करार देना हमारी कार्रवाइयों पर असरअंदाज नहीं होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2021 में हौसी ग्रुप को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया था। यमन के हौसी बागी इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी में फलस्तीनियों के खिलाफ जारी नस्ल कुशी के जवाब में इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। फलस्तीनी अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर अल नस्र अस्पताल आने लगे। गजा में फोन को चार्ज करना रोजमर्रा जिंदगी का एक चैलेंज बन गया है। मोबाइल चार्ज करने के लिए 8 किलोमीटर का पैदल सफर। शुमाली गजा के अलशती पनाह गुज़ीन कैंप से एक छोटे बच्चे समेत अपने खानदान के साथ फरार होकर जुनूबी गजा में रफा के मुकाम पर एक खेमे में रहने वाले मोहम्मद अबू सकीता कहते हैं, हम रोजाना यहाँ 3 से 4 घंटे के लिए आते हैं और अपने फोन चार्ज करने के लिए वक्त जाया करते हैं। जंग में घिरे गजा में कोई चार्ज फोन एक लाइफ लाइन से कम नहीं। ये इसराइली बमबारी के बाद लोगों को अपने अजीजों की खैरियत मालूम करने में मदद करता है। इसी के जरिए लोग पता चलाते हैं कि खुराक और पानी कहां दस्तयाब हो सकता है। ये मोबाइल अंधेरा होने के बाद खेमों में रोशनी फराहम करता है, लेकिन रफा में नकल मकानी करके आने वाले बहुत से फलस्तीनियों को अपने फोन चार्ज करने के लिए घंटों किसी अस्पताल के पावर आउटलेट में उलझी हुई केबल्स और एक्सटेंशंस की लीड्स के इर्द गिर्द इंतजार करना पड़ता है, या फिर किसी दुकान पर फोन चार्जिंग के लिए अपनी इस्तेताअत से बढ़कर पैसा खर्च करके, या फिर अपने घर या किसी नजदीकी मुकाम पर किसी सोलर पैनल से अपने फोन चार्ज कराने पड़ते हैं। ICC की जानिब से T20 रैंकिंग जारी कर दी गई है। नई रैंकिंग में बाबर आजम और हारिस रऊफ की पोजीशन में बेहतरी आई है। ICC की नई T20 रैंकिंग में साबिक कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की तरक्की। बाबर आजम 763 रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर आ गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 निफ्ट सेंचुरियों ने बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद रिजवान 775 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर बरकरार हैं। भारत के सूर्या कुमार यादव 869 पॉइंट्स के साथ रैंकिंग में बदस्तूर सरे फहरिस्त हैं। बॉलर्स की रैंकिंग में हारिस रऊफ 634 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 2 दर्जे तरक्की के बाद 14वें नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग इसकी वजह करार दी गई। और रोबोट कॉफी मेकर हो गए। अमेरिका में रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्तिजाज से एडम तख्लीक पा गया। जितना बड़ा रोबोट उतना अच्छा कॉफी मेकर। जो भी चुस्की भरता है वो फैंटास्टिक कहता है। एडम नामी रोबोट किसी माहिर शेफ की तरह कॉफी तैयार करता है, जो न सिर्फ देखने बल्कि पीने में भी मजेदार है। एडम रोबोटिक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जबरदस्त इम्तिजाज करार दिया जा रहा है, जिसका एक बाजू कॉफी तो दूसरा बाजू जूस तैयार करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी दारुल हुकूमत में गोलाबारी, हमले में कोई शख्स जख्मी न हुआ, ताहम हमलावर और निशाना बनने वाले महजूज जरूर हुए। और दे मारा वाशिंगटन के नेशनल पार्क में ठंडी मीठी जंग छिड़ गई। क्या बच्चे क्या बड़े, सब ने बढ़ चढ़ कर हमले किए। स्नो फाइट में ना किसी को चोट पहुंची, ना किसी ने बुरा बनाया। ये खातून तो पहली बार स्नो फाइट में शिरकत कर रही हैं। वाशिंगटन में शदीद बर्फबारी के सबब दफातर और स्कूल्स बंद पड़े हैं। ऐसे में वक्त गुजारी के लिए स्नो फाइट से बेहतर कोई सरगर्मी नहीं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।